हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छंद के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने चौपाई छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद की बात की। तो आज मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है, तो मैं ये अवश्य चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो छंद के जो 8 अवयव हैं, तत्व हैं या अंग हैं, ये एक ही चीज़ है, तो इन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो पहला अंग है वो चरण की बात की थी हमने, तो अब आपने ये समझना है कि पाद या चरण क्या होता है। तो ये अलग अलग रहता है दोस्तों। जैसे कि दोहों में अगर बात करेंगे तो ये अल्प विराम है, जो यति आपको दिख रही है ये स्क्रीन पे, यहाँ तक का ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, यहाँ तक जो है दोहे में हम इसको चरण मानते हैं। जबकि चौपाई में आपका पूर्ण विराम तक चरण रहता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये चीज़ जैसे परिभाषा होगी, परिभाषा के अनुसार ही आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये आपका चरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है मात्रा और वर्ण। जैसे कि हमने बात की, छंद जो है 3 तरह के रहते हैं, मात्रिक और वर्णिक, साथ में मुक्तक। तो हम मुक्तक तो आधुनिक काल की जितनी भी कविताएं लिखी जा रही हैं, जो समकालीन कविताएं, वो सारी हमारी छंद मुक्त हैं। तो हम मुख्य रूप से बात करेंगे मात्रा और वर्ण की। तो दोस्तों, मात्रिक छंद मात्रा से ही बना, तो इसमें मात्राएं गिनते हैं, और वर्णिक छंद जो है इसमें वर्ण गिनेंगे। ये मात्रा और वर्ण वही होती है, मात्राएं देखनी और वर्ण देखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है संख्या और क्रम। अब संख्याएं क्या है ना, अर्ध सम है, विषम है, ये हमने आपको बताया था, पिछली वीडियोस में भी क्लियर किया था। और क्रम क्या है, क्रम यही था जो हमने बताया आपको। जैसे दोहा में 13 और 11 ऐसे रहता है, 13 11 13 11, है ना। सोरठा ठीक उसका उल्टा होता है, 11 13 11 13, और रोला भी 11 13 11 13 ऐसे चलता है। ये क्रम है। लघु और गुरु क्या है। अब लघु ह्रस्व स्वर को कहते हैं, जो एक मात्रा जिसे हम मानते हैं। और गुरु है ना, छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र की भाषा में। अब देखिए दोस्तों, छंद शास्त्र इतना आसान नहीं है समझना। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात कही थी कि छंद को समझने के लिए कड़ी साधना की आवश्यकता होती है, जिसे आप साध रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग इसका समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, जिनमें कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिज्ञासाएं जो है वो शमित हो जाएं, उनका शमन कर सकूँ। तो गुरु दोस्तों दीर्घ स्वर को कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के एस जैसा लिखते हैं। और ये गुरु को 2 मात्रा मानते हैं, लघु को 1 मात्रा। अब गण क्या है। गण का एक सूत्र मैंने आपको बताया था, ये 8 रहते हैं, जिसका सूत्र था यमाता राज भा नस लगा। ये आपको याद ऐसे ही करना है ना। पिछली वीडियो में आप देखें, मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है। यति का मतलब है विराम। विराम माने ये जो आप अल्प विराम बोलते हैं, रुकना है ना, ये भी आपका अल्प विराम रहता है। एक अर्ध विराम रहता है, अर्ध विराम में आप देखते हैं नीचे कॉमा, उसके ऊपर बिंदी लगती है ना, फिर पूर्ण विराम, है ना, ये ऐसे चलता है। तो अल्प विराम में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा अर्ध विराम में रुकते हैं, और पूर्ण विराम में तो पूरी तरह से रुक जाते हैं। गति क्या है। गति को बोलते हैं लय, छंद शास्त्र की भाषा में। अब लय क्या चीज़ है देखें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवमय दारुणम। ये जो मैं इसको गेयता में ना, संगीतात्मक में ले जा रहा हूँ इसको, ये गति है, ये लय है। अब तुक क्या है। जैसे अंतिम शब्द देखें, दारुणम, कंजारुणम, ये जो राइम वर्ड्स होते हैं इन्हें हम तुकबंदी या तुक कहते हैं। चले आगे जानते हैं। अब लघु और गुरु को मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, मैं बस यहाँ पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी है, तो आप देखें, समझें इसको। लघु जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ह्रस्व स्वर होता है हमारा। ह्रस्व स्वर आपके अ, इ, उ, री एवं चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अनुनासिक और अनुस्वर में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ क्रिएट करते हैं। उन्हें इस चीज़ में क्लियर नहीं होता कि अनुनासिक क्या और अनुस्वर क्या है। आप समझें, मैंने उदाहरण दिया है। चंद्र बिंदु वाले वर्ण, जैसे हंसना है ना, ये चंद्र बिंदु है ऊपर लगा हुआ। चांद, आंख, इस तरह के बहुत सारे शब्द रहते हैं। पांच, कांच, अंधेरा, सांस, कुआं, मुंह, अंगूर, लंगूर, है ना, और भी अंगूठी, ऊंचाई, ऊंट, शंख, गुंजन, पूंजी, पूंछ, ये बहुत सारे शब्द हैं जो आपके अनुनासिक हैं, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं वो लघु गिने जाते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पर, ये हंसना शब्द जो है, इसमें हम, अगर मैं यूँ कहूँ कि चंद्र बिंदु को मात्रा के रूप में नहीं गिना जाता, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ह में अ की मात्रा है, तो इसको 1 मानेंगे, स को 1 मानेंगे, ना में आ की मात्रा, इसको हम 2 मानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर विशेष रूप से चंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं हम। चांद, इसमें हम जो ये अनुनासिक है, चंद्र बिंदु जो है, इसको हम नहीं गिनेंगे। चा में आ की मात्रा है, तो अपने आप चा में 2 हो जाएगी, द में 1, तो ये 3 मात्रा है। इसी तरह आंख भी आप देखें। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका लघु, ठीक है, ह्रस्व अक्षर का चिन्ह या
आप ये ह्रस्व यहाँ पे गलती से लिखा गया है, आप इसको लघु समझें, क्योंकि स्वरों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की बात चलती है, लेकिन जब हम छंद की बात करते हैं तो वहाँ पर लघु और गुरु के ही बात करनी पड़ती है, लघु और गुरु में ही बात होती है। तो यहाँ पे लघु अक्षर का चिन्ह जो है अंग्रेजी के आई जैसा हम लिखते हैं जब हम इसकी मात्रा को चिन्हित करते हैं। गुरु क्या है? देखिए दोस्तों, गुरु का शाब्दिक अर्थ अध्यापक है, आप जानते हैं, लेकिन गुरु के दो अर्थ हैं, एक गुरु अध्यापक है, एक गुरु का अर्थ बड़ा है, दीर्घ का मतलब बड़ा है, दीर्घ स्वर। अब आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अनुस्वार है ना, अनुस्वार, अनुस्वर भी इसे कुछ लोग लिखते हैं। तो इस देखें अनुस्वार क्या है, जो अ के ऊपर जो बिंदी है ना, अंक लिखा है, हंस लिखा है, अंश लिखा है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, आप देखें। विसर्ग युक्त वर्ण जिसमें विसर्ग होती है, अतः, प्रातः, स्वतः, है ना, ये सारे जो हमारे गुरु माने जाते हैं। गुरु माने दो मात्राएं, इनको हम गिनते हैं। संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर, अब दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक संयुक्त वर्ण है और संयुक्त अक्षर है, के पूर्व का लघु वर्ण, मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, मैंने लिखा धन्य, ठीक है, ये आपका लघु है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो स्वर रहित है, एक शब्द मैं लिखना यहाँ भूल गया, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। अगर ये पूरा न होता तो न प्लस अ होता, इसको स्वर सहित बोलते हैं हम, ये स्वर रहित है। अगर ये स्वर रहित है, स्वर इसमें नहीं है, तो ये आगे गिना जाएगा। ध में दो मात्राएं गिनी जाएंगी, ध में दो और य में एक, नौ को नहीं गिना जाएगा। इस तरह धन्य में तीन मात्राएं होती है, ठीक है। अब संयुक्त अक्षर के पूर्व का लघु, अब संयुक्त अक्षर ये है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार माने जाते हैं। उससे पहले का जो वर्ण है म, अब है तो ये एक मात्रा, लेकिन आपने ध्यान देना है कि जो हमने अनुस्वार की बात की है ना, तो म के ऊपर त्र लगा, ये अनुस्वार लगा है, तो इसको हम दो मानते हैं, ठीक है। इसीलिए म में दो मात्राएं मानी जाएंगी। और सूत्र क्या कहता है कि जो संयुक्त अक्षर है ये जो है इसको एक माना जाएगा, ये इसका नियम है। संयुक्त अक्षर से पहले का आपके गुरु हो जाएगा और संयुक्त अक्षर जो है अपना गुरु को छोड़कर लघु बन जाएगा, त्र में एक मात्राएं मानी जाएंगी। इस तरह कक्ष भी आप देखें, ये गुरु गिने जाते हैं। गुरु का चिन्ह हम अंग्रेजी वर्णमाला के एस जैसा लिखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और जानते हैं, ये मात्रा गणना के सूत्र हैं दोस्तों, इन्हें ध्यान से समझें। अब देखें क्या है, क्या लिखा। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की बात करते हैं ना। छंद में अगर देखा जाए तीन तरह के जो छंद है, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक, तो सबसे जो जटिल है वो मात्रिक ही है, क्योंकि मात्राएं गिनना कोई आम बात नहीं है, सबके खेल की बात नहीं है, आम लोगों की बात नहीं है कि सब व्यक्ति जो है मात्राएं गिनना समझ जाते हैं, नहीं। लेकिन इसके लिए आपको पिंगल शास्त्र, छंद शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। देखें, मैंने आपको बताया गणना हमेशा स्वर में निहित मात्राओं की होती है ना, स्वर में निहित मात्राएं। जैसे मैंने एक बिहारी लाल का दोहा लिया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप देखें कैसे। मैंने सिर्फ इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि गणना हमेशा स्वर में निहित, स्वर में जो मात्राएं होती हैं उनकी होती है। अब म में ए स्वर लगा है ना, ए, तो यहाँ पर मैंने आगे स्पष्ट किया, यहाँ पर ये दो मात्राएं हैं। रॉ में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ही इससे पहले हमने पढ़ा, बड़ी ई भी गुरु होती है, तो इसलिए भी इसको इस तरह लिखा जाएगा। भ, ये एक एक मात्रा है। भ में भी अ का साउंड आ रहा है और ब में भी, व में भी अ का साउंड आ रहा है, तो ये एक एक यहाँ पे लिखा है मैंने। बाधा, ये आ की मात्रा, ये भी आ की मात्रा है, तो ये दो दो मात्राएं मैंने लिखी है। ह में एक मात्रा है, ये ऐसे लिखी है, और यहाँ पे औ की मात्रा है ना, एक ओ की मात्रा होती है, एक औ की मात्रा है ना, तो ये ध्यान रखें, ये और वाली औरत वाली मात्रा है, तो इसको हम दो मानते हैं, क्योंकि ओ होता तब भी दो होती, और ये ओ औ की मात्रा है ना, ओ औ होता है ना, इसको औ ना पढ़ें आप लोग प्लीज़। ये आपकी पहली इसमें सूत्र था गणना का हमने। इसके बाद दूसरा देखें, द्वित्व व्यंजन और स्वरहीन। अब स्वरहीन की बात आई जो मैंने इससे पहले आपको कही थी। द्वित्व व्यंजन क्या है, पहले ये जाने। द्वित्व व्यंजन दोस्तों ये होता है जो यहाँ पर दिया मैंने, दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं। पत्ता, ये त दो बार आगे, बच्चा, ये च दो बार आगे, दिल्ली, ल दो बार आगे, ये द्वित्व व्यंजन है, जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं, इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वरहीन वर्ण, अब स्वरहीन की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, अच्छा से करते हैं शुरुआत। ये च जो है ये पूरा नहीं है, अगर ये पूरा होता तो ये च प्लस अ होता है ना, च माने हलंत वाला च, आधा च और अ, तो यहाँ है स्वरहीन, इसमें स्वर नहीं है। नौ में भी यहाँ पे स्वर नहीं है, यहाँ भी इसमें स्वर नहीं है, म में भी स्वर नहीं है। इसको देखें, स्वरहीन वर्ण में पूर्व का लघु वर्ण, ठीक है, पूर्व का लघु वर्ण, इन दोनों की बात करते हैं, पूर्व का लघु वर्ण, इन दोनों की बात कर रहे हैं, द्वितीय व्यंजन और स्वरहीन। ये द्वितीय व्यंजन का पहली वाली पंक्ति है, ये हमने स्वरहीन के लिए है, ठीक है। का लघु वर्ण, ये लघु है आपका, ये प लघु है, अ लघु है ना, लघु वर्ण गुरु हो जाता है, ये गुरु हो जाएगा। जैसे मैंने पत्ता का उदाहरण ये दिया है, ये दो लिखा है, एस एस जो आपको दिख रहा है, ये दो मात्रा, दो मात्राएं, प में दो मात्राएं हो गई, जो बीच में वो यहाँ चला गया, द्वितीय व्यंजन का जो रूल था, जो नियम हमने पढ़ा। और ता
में तो आ की मात्रा है, तो ये तो दो रहेगा ही रहेगा। इस तरह बच्चा है, इसी तरह आपका दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें, द्वितीय व्यंजन से पहले का वर्ण गुरु हो जाएगा। अब ये तो हमने अभी पढ़ा, द्वितीय व्यंजन से पहले का गुरु हो गया, प का हमने दो कर दिया, जबकि ये दिखने में तो एक था। यही तो ध्यान रखना है अपने मात्राओं की गिनती करते हुए, तो वह नहीं बदलता। अब क्या है, द्वितीय व्यंजन से पहले का वर्ण गुरु हो, है ना दोस्तों, गुरु हो, है ना, गुरु माने दो मात्राएं हो। जैसे ये है आत्मा शब्द लिया मैंने, अगर आपका द्वितीय व्यंजन या स्वरहीन व्यंजन, ये दोनों रूल सब में यहाँ पे लागू होंगे, अप्लाई होंगे। ये त जो है ये स्वरहीन है, लेकिन इससे पहले अपने आप में दो मात्राएं हैं, तो अब दो की जगह तीन तो नहीं होंगी ना। ठीक है, अब इसको देखो, समाप्त में भी देखो, माँ में आ की मात्रा है, महात्मा में भी या ऑलरेडी हा में दो मात्राएं हैं, तो ये तीन नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, यही समझना है आपने। द्वितीय व्यंजन या स्वरहीन वर्ण का पहला वर्ण अगर गुरु हो तो वह नहीं बदलता। जैसे मैंने ये सब का उदाहरण दिया है, इसको समझें आप, यहाँ तक आप समझे हैं। आगे देखें, मृत्यु शब्द देखें दोस्तों। अब देखें दोस्तों, क्या है जो मृत्यु है ना, म में ऐसा माना गया है कि म इसमें आधा है और री इसमें पूरी है। अब री तो अपने आप में एक वर्ण है, लेकिन सूत्र क्या कहता है, अब यही तो आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे लघु है, ठीक है, स्वरहीन व्यंजन से पहले या स्वरहीन वर्ण से पहले, स्वरहीन ही तो है जो मृत्यु में त लगा है। ठीक है दोस्तों, ये त ये स्वरहीन है, इससे पहले अगर लघु है तो ये गुरु माना जाएगा। ये गुरु कर दिया ना, री ऑलरेडी लघु है, एक मात्रा है, तो एक मात्रा है तो आ गई, तो आगे आ जाएगा, दो मात्राएं हो जाएगी। और यू छोटा हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, दो मात्राएं और एक मात्रा। इसी तरह आपका सत्य है, स में अ की मात्रा है, ये लघु है, इसको गुरु करना पड़ेगा। अगर यहाँ गुरु होता है ना, अगर यहाँ ऐसे आत्मा की तरह होता तो ये नहीं गिनती करते हम, लेकिन यहाँ लघु है तो इसको हम गुरु करना पड़ेगा। हत्या में भी ह को गुरु करना पड़ेगा, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हत्या ये या जो है दोस्तों, या मैंने ये थोड़ा गलत किया है, इसको आप एस लिखेंगे यहाँ पर, ये गलती से शायद मेरे से एक मात्रा लगी है, जबकि या में दो मात्राएं हैं। ठीक है, तो सत्य में तो पता है आपको ये दो मात्राएं हो जाएंगी, तो की आगे जाएगी, ये सा मतलब बन जाएगा दो मात्राएं और एक मात्रा है, ये ऐसे है दो मात्रा और एक मात्रा। ठीक है, हत्या में आप ठीक करें, ये दो और दो हो जाएंगी, हत्या में चार मात्राएं हो जाएंगी। दोस्तों इसी तरह कुछ और नियम है, ये अंतिम है, इसको आप ध्यान से देखें, यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो जाता है। शब्द के प्रथम स्वरहीन व्यंजन आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे प्यार शब्द है ना, अब प्यार में प की मात्रा नहीं होगी, इसमें या और र ही होगा, दो मात्राएं और एक मात्रा है ना, यहाँ पे लिखा है दो मात्राएं और एक मात्रा। इसी तरह त्याग में भी दो मात्राएं और एक मात्रा है, जो अगर आधे वर्ण से शुरू हो रहा शब्द तो इसको हम नहीं गिनेंगे। मयान भी वैसा ही है, त्याग भी वैसा ही है और प्यार भी वैसा ही है, ये शायद आप समझ गए होंगे। आगे देखें, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती, ये मैंने पहले भी आपको कहा था, ये हमारा अनुनासिक होता है। अनुनासिक वह है जिसकी उच्चारण जो है हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अनुनासिक है ना, चंद्र बिंदु में एक आपका अर्धचंद्र लगा होता है, एक बिंदु लगा होता है, तो इसको इस तरह भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें हैं तो दोनों का एक मुंह से एक नाक से होगा, है ना। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो अनुनासिक है, जो चंद्र बिंदु है, उसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, नाक से, मुँह से, या नाक और मुँह से, या कैसे, है ना। तो आप याद रखें नाक और मुँह दोनों से। जबकि जो अनुस्वर है, जो अंक में लगा है, उसका उच्चारण जो है सिर्फ और सिर्फ नाक से होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं हम गिनते हैं। जैसे आंख शब्द है तो आ में अपने आप में दो मात्राएं हैं, तो दो और एक तीन हो जाती है, ये चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं होगी। अब देखें, संयुक्त वर्ण के पहले का लघु वर्ण गुरु हो जाता है ना। संयुक्त वर्ण के पहले का ये दिया मैंने, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कक्ष, पुत्र, वक्ष, यज्ञ, संयुक्त वर्ण है ना, ज्ञ, क्ष, त्र, ये सारे संयुक्त हमारे वर्ण हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको। इनसे पहले ये लघु है तो ये लघु वाला गुरु हो जाएगा। ये जो इसकी परिभाषा है, जो नियम है, वो ये बताता है कि संयुक्त से पहले का लघु गुरु हो जाता है, और ये जो क्ष है ये खुद जो है लघु हो जाएगा, ये एक मात्रा हो जाएगा, और क को ये दो मात्राएं दे देगा। तो इस तरह ये सारे शब्द, प में भी छोटा उ लगा है तो इसका एक मात्रा ना माने, क्योंकि नियम ये है कि ये संयुक्त व्यंजन से पहले का लघु है तो वो गुरु हो जाएगा, और खुद संयुक्त व्यंजन लघु होगा। ठीक है, आगे देखें, जो र मिश्रित वाले वर्ण लघु रहते हैं, है ना, र मिश्रित वाले वर्ण भी लघु रहते हैं। लघु माने एक मात्रा रहती है, जैसे ये प्र है ना, इसमें भी आप समझें इस चीज़ को, ये माना जाता है कि प आधा है और र इसमें पूरा लगा है। इस तरह जैसे प्रकार होता है, क्रम होता है, श्रम होता है और कर्म है ना, इसमें भी हम देखें ये र लगा है ऊपर, है ना। तो इस तरह ये क्या कह रहे हैं कि र मिश्रित वाले वर्ण लघु गिने जाएंगे। अगर प्रकार शब्द है तो प्रकार में इसको हम एक मात्रा मानेंगे, का में दो मात्रा होगी और र में एक मात्रा, क्रम में भी इसमें एक मात्रा मानी जाएगी और म में एक मात्रा। इस तरह से ये इसकी गिनती हम करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हर जगह अपवाद भी रहता है, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आपको, यही तो आपको समझना है इसमें। अब ह वर्ण से पहले यदि आधा वर्ण हो तो शब्द का पहला लघु वर्ण गुरु नहीं होगा, ये बहुत बड़ा अपवाद है। ह वर्ण से पहले, ह वर्ण से पहले, यहाँ पे आप दिख रहा है तुम्हें कि ये उन्हें लिखा है, ह वर्ण से पहले ऊ लगा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दें आप, ये ह के साथ अपवाद है। ये बहुत सारे दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, ये बहुत जगह ये चीज़ देखी गई है। ये नियम है कि ह से पहले, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दें। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया कि ये स्वर रहित है, 9 स्वर रहित है, तो ऊ आपने बड़ा कर देना और 2 मात्राएं कर देनी, और ह में तो है ही 2 मात्राएं, एक ही मात्रा है। ऐसा नहीं होगा, ह के साथ अपवाद है। यहाँ पे आपकी 2 मात्राएं नहीं रहेंगी, ऊ में 1 मात्रा रहेगी, 9 को नहीं गिनेंगे, और ह 2 मात्राएं हैं। यहाँ पे भी तू में छोटे ऊ की मात्रा ये एक ही रहेगी, मो आगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ह है अंत में। ये ह देखा होगा आपने, उन्हें में भी यहाँ पे ह आया, तुम है में भी ह आया, और कन्हैया में भी ह आ गया। तो ह से पहले अगर लघु है तो यहाँ पर ये जो न है, स्वर रहित जो आपको दिख रहा है वर्ण, ये ह क को 2 मात्रा में नहीं बदलेगा, ये क एक ही रहेगा, 9 नहीं गिना जाएगा क्योंकि आधा है। ह को 2 मात्राएं हैं, ये ए की मात्रा है, ए होता है, ए की मात्रा, और या में भी 2 मात्राएं। तो यहाँ पे मैंने मात्राएं दी है कि ऊ में 1 रहेगी, 9 को नहीं गिनेंगे, हे में 2 मात्राएं होंगी। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि ह के ऊपर जो एक की मात्रा है, ए के साथ जो बिंदी लगी है, इससे आप क्या कहेंगे, ये मन में प्रश्न उपजता है। ये आपका, अगर आप बोलेंगे बिंदी को सर आपने अंक बताया, अ के ऊपर जो बिंदी लगाई आपने बताया वो हमारा अनुस्वर है, ये अनुस्वर नहीं है, ये अनुनासिक है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे पांच, कांच, बहुत सारे शब्द रहते हैं, अंधेरा है ना, सांस, कुआं, बहुत सारे शब्द हैं। जब यहाँ पर जो है, अगर उन्हें में देखा गया आपको, ये मात्रा के कारण यहाँ पर जो चंद्र बिंदु लगाने के लिए जगह नहीं बचती है। ह में जो एक की मात्रा है, जो बिंदी लगी है, ये जो बिंदु आपको नजर आ रहा है, अगर इसके उच्चारण कभी आपसे पूछा जाए तो आप ये ना कहें कि ये जो है उच्चारण जो है आपका अनुस्वर है, ये आपका उच्चारण अनुनासिक है, ये चंद्र बिंदु है, ये बहुत जगह लगता है ना। जैसे ये तो उन्हें हो गया, इसमें भी लगा ना, जैसे माताएं, उसमें भी लग गया ना। गाँव, ओ में जो मात्रा लगती है, जैसे ओ के साथ जो बिंदी लगती है ना, वो भी आपका चंद्र बिंदु ही होता है, क्योंकि मात्रा के कारण वहाँ पे जो स्थान जगह नहीं है लगाने के लिए, तो इस वजह से हम इसे जो है, ये बहुत सारी जगह पे हमारा चंद्र बिंदु ही होता है, उच्चारण इसका चंद्र बिंदु ही रहता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप अब मात्रा लगाने में कभी त्रुटियां नहीं करेंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।